न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, आज आपके साथ अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मेरे वालिद साहब जो थे वो भी अपनी पढ़ाई से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी पढ़ाई से फ्री हुए तो वो जॉब की तलाश में थे। उस वक्त वो लोग हैदराबाद में रहा करते थे। उनको जो पहला जॉब इनविटेशन जो आया था, यानी जो कॉल आया था उनको पहला, वो उनको कराची से आया था। उस दौर में वो लोग ट्रेन पर ही सफ़र किया करते थे। तो वो कहते हैं कि सर्दियों का मौसम था और मुझे जाना ही जाना था कराची। मैं स्टेशन पर चला गया। उस दौर में अभी जो मेन रेलवे स्टेशन जो था उनका, उसके दो हिस्से होते थे। एक ऐसा था जैसे प्लेटफॉर्म बने होते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी नंबर्स लिखे होते थे। तो अब्बू कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो ठंड होने की वजह से बहुत कम मुसाफिर थे स्टेशन पर। कोई भी मुझे ख़ास मुसाफिर नज़र नहीं आया, कोई एक दो ही लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा भी। मैंने शाम को ही निकलना था। मैं भी जाकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर बैठने के बाद एक अजीबोगरीब सा शख्स मेरे पास आया। ना मेरी उससे जान थी ना पहचान थी। हुलिये से लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा कोई बीमार सा है और बड़ा जैसे लाहौर सा उसकी ऐसी कंडीशन थी और कपड़े भी बड़े मैले कुचैले से थे। आकर उसी बेंच पर बैठ के जहाँ पर मैं बैठा था, आकर बैठते साथ ही उसने हंसना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये आदमी ऐसे हंस क्यों रहा है। अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया, हंसने लग गया। हंसते हंसते वहाँ से उठा और जाकर जो स्टेशन था वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म के आगे जैसे वो पटरी होती है, पटरी से दूसरी जानिब जाकर एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर दरख्त के ऊपर इशारे करने लग गया। ऐसे इशारे कर रहा था जैसे दरख्त के ऊपर उसको कोई नज़र आ रहा है और वो उससे बातें कर रहा है। मुझे लगा कि शायद ये आदमी जो है इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इतनी सख्त सर्दी में ना उसने पाँव में जूते पहने हुए थे, ना कोई जर्सी पहनी हुई थी, और वो ऐसे हंस खेल रहा था जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी उसने ज़मीन से उठाकर एक से दो पत्थर जो थे वो उस दरख्त के ऊपर फेंके बहुत ज़ोर से। अब्बू कहते मैं ये सारा मंजर बैठा देख रहा था कि आदमी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, पता नहीं इसको क्या माजरा है, क्या नहीं, इसके साथ क्या मसला है। तभी एकदम से पटरी के दरमियान में आकर बैठ गया और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल कर रोने लग गया। वो इतनी भयानक आवाज़ें निकाल रहा था कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हो क्या गया है। अब वो कहते पहले मैंने सोचा मैं जाता हूँ, इसको कोई थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ, शायद इसके काम आ जाएं या ये खा पी लेगा। अब वो कहते जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लग गई, जैसे एकदम से आंधी शुरू हो जाती है। शाम 7 बजे का टाइम था और ट्रेन आने का टाइम 8 बजे का था। मैं पहले इसलिए आ गया था, सर्दी का मौसम था और मुझे काफ़ी दूर से आना था स्टेशन पर। वो आदमी जो था वहीं पर पटरी पर बैठा हुआ था और खौफनाक आवाज़ें निकाल कर रो रहा था। तभी मैं उसके करीब जाने लगा तो आंधी तूफान शुरू हो गया। इतनी तेज़ आंधी आई कि ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ, ये बेंच लगे हुए हैं ये भी उखड़ जाएंगे। वो कहते मैं बहुत डर गया। मैं फ़ौरन से वापस हट कर जाकर वहाँ पर एक जगह थी, यानी अंदर का हिस्सा था स्टेशन का, कहते मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे। एकदम से जब मेरी नज़र पड़ी तो वो शख्स जो था उसको मैंने इतनी आंधी में खड़े हुए देखा और उसके बाद जो मंजर मैंने देखा मेरा दिल दहल के रह गया। ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस तरह से वो हवा में है, वो पटरी के ऊपर काफ़ी ऊंचा होता गया, जैसे किसी अनदेखे वजूद ने उसको पकड़ा हुआ है और वो हवा में उड़ रहा है। देखते देखते अब्बू कहते वो मेरी आंखों से ओझल हो गया
मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं बड़ी तेज़ी के साथ बाहर भागा, लेकिन उसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। वो कहते मैं बहुत डर गया। तूफान अभी भी था। आधा पौना घंटा गुजरा, तूफान थम गया और बारिश शुरू हो गई। तभी ट्रेन भी आने वाली थी। दूर से ट्रेन की विसल सुनाई दे रही थी। 5-6 ही मुसाफिर थे उस स्टेशन पर, तो हम लोग सब बाहर आ गए। जैसे हम लोग बाहर आए तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 था, प्लेटफॉर्म नंबर 5। गाड़ी वहाँ पर बहुत आहिस्ता से रुकी और जल्दी जल्दी मुसाफिरों को बैठने का इशारा किया गया, जिनमें मैं भी शामिल था। मैं जाकर खिड़की की तरफ बैठ गया, जिस तरफ वो आदमी मैंने उन दरख्तों की तरफ पत्थर फेंकते देखा था। अभी मैं जाकर बैठा ही था। ट्रेन जब चलना शुरू होती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होती है। मैंने उसी आदमी को दोबारा देखा। वो आदमी जैसे एक कोने में खड़ा था, स्टेशन के एक वीरान कोने में, और उसका कद बहुत दराज था और उसकी आंखें इतनी भयानक थी जैसे उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। अब्बू कहते मैंने खुद उसको देखा। आधे रास्ते तक वो ट्रेन के साथ साथ कभी भागता तो कभी ऐसे लगता था जैसे वो हवा में उड़ रहा है। थोड़ी ही देर गुजरी तो वो हवा में ही तहवील हो गया, गायब हो गया। वो कहते मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जब कराची पहुंचा, मैंने वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दिया। मुझे जॉब के लिए उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ज्वाइनिंग देनी थी और ये महीने की आखिरी तारीखें थी। मुझे 1 तारीख से ज्वाइनिंग वहाँ पर देनी थी। तो मैं वहाँ से वापस अगले दिन मैंने वापस आना था। आज भी मेरा सफ़र शाम का ही था, यानी मैंने शाम को ही हैदराबाद स्टेशन पर पहुँचना था। मैं वहाँ पर पहुँचा, वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। हमारे इलाके को वही स्टेशन लगता था। तो जैसे ही मैं वहाँ पर आकर उतरा, बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी था। ट्रेन ने जैसे ही मुझे उतारा, 1-2 और मुसाफिर उतरे बस, और ट्रेन जाने लगी। न चाहते हुए भी उस दरख्त की तरफ मेरा ध्यान गया। वो आदमी आज भी उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो आज भी रो रहा था। वहाँ पर मैंने एक कुली को देखा और मैंने उससे पूछा कि ये आदमी कौन है जो यहाँ पर बैठकर रो रहा है। तो उसका ये कहना था कि ये पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता, ये पुरसरार सा कोई आदमी है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ रहता है, हमें नहीं पता, इस दरख्त पर पत्थर मारता रहता है और कभी कभी हम लोग इसको चलते चलते देखते हैं, ये गायब भी हो जाता है। इसकी आंखें ऐसे चमकती हैं जिस तरह से जानवर की आंखें हैं। इसको खाने को भी कुछ दे दो तो ये नहीं लेता, इसको पैसे दो ये वो भी नहीं लेता। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक जिन है जो किसी इंसान को तो नुकसान नहीं देता। मैंने इससे कहा कि ये कैसे तुम बात कर रहे हो कि ये कोई जिन है, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई जिन इस तरह से अपना आप जाहिर करे, जिन्नात इस तरह से अपना आप जाहिर नहीं करते। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें अभी इसका यकीन भी दिला देता हूँ। जैसे मैं सिगरेट सुलगाऊंगा तुम देखोगे ये इस दरख्त के पीछे चला जाएगा और फिर इस दरख्त के पीछे जाकर देखना तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसने ऐसे ही किया। उसने जैसे सिगरेट सुलगाया, अभी उसने माचिस जलाई ही थी, एकदम से उसने ऊपर देखा और बड़े गुस्से से हुर्रा कर देख रहा था। जैसे उसको पता चल गया कि वो सिगरेट पीने लगा, जबकि हम लोग पटरी के दूसरी जानिब थे। तभी वो उठा और दरख्त के पीछे चला गया। उस कुली ने कहा अब तुम जाकर देख सकते हो, वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। मैं दरख्त के पीछे तो खैर नहीं गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा आगे जाकर देखा, वहाँ पर वो आदमी नहीं था। मैं बहुत डर गया। उस कुली ने बताया कि यहाँ पर एक मुसाफिर बुजुर्ग आए थे। सबसे पहले उन्होंने ही इसकी निशानदेही की थी। तब ये स्टेशन के इस तरफ नहीं होता था, तब ये स्टेशन की अगली तरफ होता था, वहाँ पर वीरानों में। वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है और ये उसी कब्रिस्तान की तरफ से आया है। लेकिन उन बुजुर्ग ने ये कहा था कि अगर इसको बुलाओगे नहीं, इसको छेड़ोगे नहीं, इसको तंग नहीं करोगे तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। ऐसे ही होता था। हम लोगों ने इसको कभी भी नहीं बुलाया, आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, जब भी ये नज़र आए हम लोग हमेशा इससे दूर ही रहते हैं। और ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही दिखाई देता है, गर्मियों के मौसम में ये कभी भी नज़र नहीं आता। अब सर्दियों का मौसम है तो अब ये जितना अरसा यहाँ पर सर्दियाँ रहेंगी
ये अक्सर यहाँ पर दिखाई देगा, कभी इस वीराने में और कभी कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पर स्टेशन का बिल्कुल वीरान हिस्सा है। उसका ये भी कहना था कि कुछ लोगों को तो ये दिखाई भी नहीं देता, कुछ ऐसे मुसाफिर भी यहाँ पर आते हैं जिनको ये दिखाई भी नहीं देता। एक दफ़ा एक लड़की ने इसको देखा था और उस लड़की को फ़ौरन दौरा पड़ गया था, क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन थी और जैसे उसने इसको देखा उसको इसका असल रूप नज़र आ गया। उस वक्त भी ये फ़ौरन गायब हो गया था और लड़की के हाथ पाँव मुड़ गए थे। अब्बू कहते मैंने ये सारी बातें सुनी, जितनी देर हम लोग वहाँ पर बैठकर बातें करते रहे वो दोबारा नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी भी वो कुली जो था वो सिगरेट पी रहा था। उस कुली का ये कहना था कि यहाँ पर ड्यूटी देने वाले लोग भी बहुत कम हैं, स्टेशन मास्टर भी आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो मगरिब से पहले चले जाएं, क्योंकि कभी कभार ये मखलूक़ात डराती भी हैं अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल कर। अब्बू कहते हैं इसके बाद मैं वापस आ गया, घर वालों को भी ये बात बताई तो अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया कि स्टेशन की उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन का एक और हिस्सा भी था, तुम उस तरफ से चले जाया करो, वहाँ भी गाड़ी रुकती है, तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर अब्बू कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और अब्बू कहते हैं मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। काफ़ी भयानक सा उसका चेहरा था, वो पुरसरार सा आदमी जिसको मैं कोई महज एक पागल आदमी समझ रहा था कि शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन था जिसको मेरे अब्बू ने आंखों से देखा। उसके बाद अब्बू कहते हैं कि मैं कुछ अर्सा बीमार भी रहा, मैं डर जाता था, सोया हुआ होता था तो मुझे बाकायदा ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे आसपास है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता था। मेरे अब्बू की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हुमैरा शेयर कर रही है। हुमैरा कहती हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9 साल पुरानी बात है। हम लोग गांव में रहते थे। हम लोगों का गांव तख्त हज़ारा वाली साइड पर है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों ने अपना घर रेनोवेट किया, यानी घर नया बनाया। पहले मिट्टी का था सारा घर, फिर हम लोगों ने उस घर को नया बनाया। तो उस घर में हम लोगों ने एक ऐसा किचन बनाया जो बिल्कुल बंद किचन था, जैसे शहर के मकानों में किचन होते हैं वैसे ही था। लेकिन इस किचन की जो खिड़की थी ये हम लोगों की हवेली की पिछली जानिब थी और पिछली तरफ काफ़ी ज़्यादा दरख्त होते थे, क्योंकि वो हिस्सा ज़्यादातर वीरान रहता था। हमारे पास जगह काफ़ी ज़्यादा थी और हम लोगों की जो पहली हवेली थी, जो पहला मकान था, वो मिट्टी का था सारा। तो फिर हम लोगों ने जब नया मकान बनाया तो भी पिछला हिस्सा जो था वो खाली ही था, वहाँ पर सिर्फ दरख्त ही थे। कुछ फलदार दरख्त भी हम लोगों ने लगाए हुए थे। इसकी एक तरफ बेरी के भी कुछ दरख्त थे। सख्त सर्दियों का मौसम था। मैं किचन में खाना बना रही थी। सब घर वाले उसी किचन में आकर बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि हम लोग आज भी लकड़ियाँ ही जलाते थे और किचन बहुत ज़्यादा गर्म होता था, बहुत सुकून आता था। तो मैं वहाँ पर जैसे ही खाना बनाने के लिए मैंने लकड़ियाँ जलाई तो धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था। मैंने वो पिछले हिस्से जो दरख्तों की तरफ खिड़कियाँ थी, मैंने वो एक खिड़की खोल दी। अब वो खिड़की ऐसी थी, लकड़ी की खिड़की थी और उसके आगे जैसे वो लोहे की सुलाखें लगी होती हैं। तो मैं वहाँ पर बैठकर खाना बना रही थी, तभी एकदम से मुझे हंसने की आवाज़ आई। हंसने की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी औरत की आवाज़ है, हमारे घर की आवाज़ नहीं थी। वो कहका बहुत अजीब था और बहुत ज़्यादा डरावना सा भी था। तभी एकदम से मेरी नज़र उस तरफ पड़ी, वो धुआं भी बाहर निकल गया। बहुत सख्त सर्दी भी थी, लेकिन मैं बिल्कुल आग के सामने जैसे जलाकर बैठी हुई थी और खाना बना रही थी, इससे मुझे ठंड नहीं लग रही थी। तो मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बेरी के दरख्त के पास ज़मीन के ऊपर जैसे कोई बैठा हुआ नज़र आया। मैं बड़ी परेशान हुई कि इतनी सख्त सर्दी में भला बाहर कौन हो सकता है। मैं उठी और मैं खिड़की के पास आई और झांक कर जैसे बाहर देखने लगी तो मैंने बाहर एक औरत को बैठे देखा। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बहुत बड़ा उसका फेस था और उसके जैसे नाक भी बहुत बड़ा था और उसके होंठ भी बहुत बड़े थे।
आंखें जो थी उनकी जगह पर सुराख थे। मैंने खुद उसका चेहरा देखा और मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। बाल ऐसे थे जिस तरह से बहुत सदियों पहले शायद ऐसे बाल धोए हों। वो इतने ख़राब से बाल थे, बिखरे हुए, उलझे हुए, अजीब सा उसका हुलिया था। वह ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैं देखकर एकदम से चीख निकल गई और मैं पीछे हटी तो मैं गिरती गिरती बची। मैं किचन से बाहर भागी और मैंने अम्मी को कहा कि बाहर बेरी के दरख्त के पास मैंने एक बहुत खौफनाक मखलूक को देखा है। अम्मी अंदर भागी, ला हौल वाला पढ़ती, अल्लाह अकबर पढ़ती अंदर आई। तो जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब ये मामूल बन गया। जब भी मैं अकेली किचन में काम करती थी मुझे उस तरफ से आवाज़ें आती थी, कभी हंसने की, कभी मध्यम सी आवाज़ में रोने की। उसके बाद जो भी हम लोग खाना बनाते थे उसके जो कोयले और राख बचती थी वो उस खिड़की तक फैली होती थी। सफाई मैं डेली करती थी किचन की। खिड़की की तरफ ना तो कभी कोई राख लेकर गया था, ना ही कोयले उस तरफ जाते थे, लेकिन वो राख और कोयले खिड़की तक फैले होते थे और उससे बाहर भी राख गिरी होती थी। फिर हम लोगों के मोहल्ले में ही एक बुज़ुर्ग खातून थी, बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। उनको भी जिन्नात के बहुत से मामलात का पता था। वो जिन्नात को वो देख भी सकती थी। अपनी परहेज़गारी पर इबादत के सिले में अल्लाह ने उनको ये बख्शा था कि वो जिन्नात को देख सकती थी। उनको बुलाया गया। जब वो हमारे घर आई, किचन में आई, खिड़की खोलकर कुछ देर खड़े होकर उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की। तो उनका ये कहना था कि जो बेरी के दरख्त हैं यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, यहाँ पर जिन्नात का एक पूरा घर रहता है। वो जिन्नी अक्सर दिखाई देती है, वही यहाँ से कोयले और राख उठाकर ले जाते हैं। ये इनकी खुराक होती है। तो अगर ये उठाते हैं तो इनको उठाने दें। अगर आप लोग इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये जिन्नात आपको नुकसान भी दे सकते हैं। इसी तरह से 1-2 साल गुजर गए, हम लोग इस चीज़ पर नॉर्मल रहे। उसके बाद मेरे भाइयों की शादी थी तो घर के हिस्से बड़े करने थे, उन दरख्तों को कटवाना पड़ा। गलती हम लोगों से ये हुई कि कोई इजाज़त वगैरह नहीं ली और उन दरख्तों को काट दिया। उसके बाद हम लोगों के घर में बहुत से मसले मसाइल शुरू हो गए। भयानक चेहरे वाली औरतें, भयानक चेहरे वाले मर्द घर में जगह जगह पर दिखाई देने लगे। अक्सर तो ऐसा भी होता था कि जब भी हम लोगों में से कोई अकेला होता था, चाहे घर का कोई भी फर्द होता था, अब्बू, अम्मी, भाई, हम सबसे लेकर कोई भी होता था, तो अगर वो अकेला सोया होता था तो उसके पास आकर वो जिन्नात लेट जाते थे। बाकायदा भयानक चेहरे वाली मखलूक़ात नज़र आती थी घर में। बहुत कोशिश की हमने कि हम लोग उन जिन्नात को अपने घर से निकाल सकें। आमिल हजरात को भी लाए, लेकिन उन्होंने फिर हमारा घर नहीं छोड़ा। उनका ये कहना था कि अभी आपके दुश्मन बन गए हैं, आपने इनके घर तोड़े हैं, वो दरख्त काटे हैं। दरख्त को काटने के बाद हम लोगों का वो घर इस हद तक आसेब सदा हो गया था कि वहाँ पर कोई भी आबाद नहीं हो सका। इतना बड़ा वो घर, इतनी बड़ी वो हवेली हमारी, वो एक पुरसरार खंडर बन के रहेगी जहाँ पर सिर्फ जिन्नात का बसेरा था। फिर हम लोगों की अपनी ज़मीन थी, जिस तरह हम लोगों के डेरे थे, वहाँ पर हम लोगों ने एक घर बनाया। वहाँ पर फिर हम लोग सारे रहने लगे। लेकिन हम लोगों का वो जो अपना घर था वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, ना ही वो बिकता था। जो भी इसको ख़रीदने की कोशिश करता था उनको नुकसान हो जाता था, कोई बीमारी आ जाती थी, या उनको बाकायदा वो जिन्नात ख्वाब में नज़र आकर मना कर देते थे। तो ये हम लोगों की घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी हॉरर स्टोरी आ रही है, क्योंकि मैं डेली उस चैनल पर भी स्टोरीज़ पोस्ट कर रही हूँ, वो भी विंटर हॉरर स्टोरीज़ हैं। उनको भी विज़िट करें, आप लोगों को पसंद आएंगी। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah Nigeban.